और दोस्तों कैसे हो। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक न्यू मांगा जिसका नाम है नो लॉन्गर ह्यूमन एंड बेस्ड ऑन द इंटरनेट। ये मांगा काफ़ी डिप्रेसिंग और साइकोलॉजिकली हैवी मानी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें मांगा आर्टिस्ट उसामारू फुरुया दिखाई देते हैं, जो अपनी न्यू मांगा स्टोरी की इंस्पिरेशन के लिए इंटरनेट पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें इंटरनेट पर एक डायरी मिलती है जिसमें योजो ओबा नाम के एक लड़के की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया था। डायरी के फर्स्ट पेज पर योजो ओबा की कुछ फ़ोटोज़ थीं, जिनमें पहली उसकी बचपन की फ़ोटो थी और अगली तब की जब वो 25 साल का था। उसामारू फुरुया उसकी ये फ़ोटो देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 25 साल की एज में ही काफ़ी बूढ़ा एंड डिप्रेस्ड दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही राइटर उसकी एज 17 साल वाली फ़ोटो देखता है जिसमें योजो ओबा बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी कंडीशन में था, तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर सिर्फ इन 2-3 सालों में योजो के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी इतनी ख़राब हालत हो गई। अब यही जानने के लिए वो उसकी डायरी पढ़ना स्टार्ट करता है। डायरी की स्टार्टिंग में लिखा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ शर्मिंदगी के साथ जी है। इसके बाद योजो ओबा को उसके हाई स्कूल डेज़ में दिखाया जाता है, जहां वो सभी के बीच एक फ़नी एंड कूल स्टूडेंट था, जो अपने फ़नी बिहेवियर की वजह से स्कूल में काफ़ी पॉपुलर होता है। योजो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मगर वो जानबूझकर टीचर्स के सामने रॉन्ग आंसर्स देता है, क्योंकि उसे लगता था कि एक परफेक्ट स्टूडेंट कभी पॉपुलर नहीं बन सकता। इसलिए वो हमेशा खुद को फ़नी तरीके से दिखाता है ताकि कोई भी उससे हेट ना करे। लेकिन असल में ये सब वो बचपन से ही एक नाटक कर रहा था ताकि हर कोई उसे पसंद करे। कभी कभी वो इस फेक बिहेवियर से बोर होकर आर्ट स्कूल में पेंटिंग करके अपना टाइम स्पेंड करता है। वहीं उसकी मुलाकात मसाओ होरिकी नाम के लड़के से होती है, जो उसी स्कूल में पेंटिंग करता था। एक दिन मसाओ होरिकी उसे अपने साथ रेस्टोरेंट में चलने को इनवाइट करता है और योजो भी मान जाता है। रेस्टोरेंट में योजो उसके सामने अपना फ़नी हाई स्कूल वाला बिहेवियर नहीं दिखाता, बल्कि बिल्कुल नॉर्मली उससे बातें करता है। वहीं मसाओ को पता चलता है कि योजो अपने फैमिली से दूर टोक्यो में अकेला रहता है बिकॉज ऑफ द स्टडी। जब उसे ये भी पता चलता है कि योजो काफ़ी रिच है, तो वो उसे एक और अच्छी जगह चलने को कहता है। इसके बाद दोनों एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं जिसका नाम पिंक सैलून था। ये ऐसी जगह थी जहां अडल्ट्स लड़कियों के साथ मज़े करने आते थे। मसाओ को लगा कि योजो पहली बार यहां आया होगा, लेकिन योजो अंदर जाते हुए बताता है कि वो यहाँ पहले भी कई बार आ चुका है। इसके बाद सैलून के अंदर वो एक लड़की के साथ दिखाई देता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए बताता है कि यही वो जगह है जहां वो बिना किसी नाटक के सच में एंजॉय करता है। अब सैलून से बाहर आते समय वो लड़की योजो के बिहेवियर से इम्प्रेस होकर उसे अपना फ़ोन नंबर भी देती है ताकि वो उससे बाद में मिल सके। योजो उससे कहता तो है कि वो बाद में ज़रूर मिलेगा, लेकिन मसाओ के साथ थोड़ा आगे जाने के बाद वो उस कार्ड को फेंक देता है और सोचता है कि अगर वो उस लड़की से बाहर मिला तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और फिर उसे वो मज़ा नहीं मिलेगा जो पहले था। अब यहाँ हमें योजो ओबा का असली चेहरा दिखाई देता है। वो बाहर से ऐसा दिखाता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहता है, लेकिन अंदर से वो सोचता है कि आखिर सभी लोग इतनी ऑर्डिनरी और नॉर्मल लाइफ कैसे जी लेते हैं। क्या इनकी लाइफ में कुछ खास नहीं चल रहा? मुझे तो ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते। ह्यूमन से मुझे डर लगता है। इसके बाद एंड पैनल में लिखा दिखाई देता है कि मेरी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं कि अगर कोई भी उनमें से सिर्फ एक भी झेल ले तो शायद वो खुद को संभाल ना पाए। इस चैप्टर की स्टार्टिंग आर्ट स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां मसाओ होरिकी दूसरे स्टूडेंट्स को योजो ओबा के बारे में बता रहा होता है कि योजो स्मोक और ड्रिंक करता है, लेकिन योजो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। इसके बाद होरिकी उसे आज रात उसके अपार्टमेंट में चलने को कहता है जहां योजो रहता है। योजो भी मान जाता है, जिसके बाद हम उन दोनों को अपार्टमेंट में देखते हैं। असल में वह अपार्टमेंट योजो का नहीं बल्कि उसके डैड का था, जो उन्होंने उसे रहने के लिए दिया था। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होरिकी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोज़ हाई स्कूल जाना पसंद है, लेकिन योजो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बस स्कूल में सभी को खुश रखने की कोशिश करता है, मगर मुझे वो लोग बिल्कुल समझ नहीं आते। कुछ देर बाद होरिकी वहाँ कुछ लड़कियों को बुलाता है मज़े मारने के लिए। उनमें से एक लड़की योजो से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। तभी योजो को अपना जूनियर स्कूल का दोस्त ताकेशी याद आता है, जो अक्सर कहता था कि लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएंगी। उसे यह भी याद आता है कि उसने कभी ताकेशी को अपनी एक ड्राइंग दिखाई थी, जिसे देखकर वह डर गया था, मगर योजो भूल चुका था कि वह ड्राइंग कौन सी थी। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां होरिकी योजो को कहीं ले जा रहा था। असल में होरिकी को एक लड़की पसंद आ गई थी और वो उसी से मिलने जा रहा था। वहां पहुंचकर योजो को पता चलता है कि कुछ वर्कर्स अपनी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। वहीं लड़की भी थी जिससे होरिकी मिला था।
जो बातें ग्रुप लीडर बोल रहा था उन पर योजो को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो इसी बारे में होरिकी से बात करने लगता है। तभी लीडर, जिसका नाम ससाकी था, उनसे पूछता है कि क्या तुम स्टूडेंट्स हो। लेकिन अचानक योजो उसी प्रोटेस्ट के बारे में ज़ोरदार भाषण देने लगता है, जिसे सुनकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। लीडर को लगता है कि वे दोनों भी उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, जिसके बाद योजो और होरिकी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। योजो उस ग्रुप के लोगों को ऑब्जर्व करना चाहता था, इसलिए वह उनके साथ जुड़ गया, जबकि होरिकी तो सिर्फ उस लड़की की वजह से आया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह ग्रुप छोड़ देता है, क्योंकि उसे उनकी बातें समझ नहीं आती थीं और वह लड़की भी उसे पसंद नहीं करती, बल्कि योजो को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे योजो उस ग्रुप का अच्छा मेंबर बन जाता है, यहाँ तक कि उनका लीडर ससाकी उसे अपने सीक्रेट प्लान्स भी बताने लगता है। योजो को पता चलता है कि वे लोग कई कंपनीज को बम से उड़ाने वाले हैं और उनमें उसके डैड की कंपनी भी शामिल है। योजो काफ़ी समय से अपने डैड से दूर था, इसलिए जब वो उनका चेहरा याद करने की कोशिश करता है तो उसे उनका फेस तक याद नहीं आता। लेकिन उसे यह याद रहता है कि उसके डैड हमेशा उसे खुश रहने का नाटक करने के लिए कहते थे, चाहे वो अंदर से खुश हो या नहीं। वे उसे फेक स्माइल करने पर मजबूर करते थे और ड्राइंग छोड़कर कोई अच्छा करियर चुनने के लिए कहते थे। अब योजो यही सब सोच रहा था और उसके आसपास रस्सियां बंधी हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, मगर यह राइटर की इमेजिनेशन थी। तभी ग्रुप के लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ ससाकी योजो से कहता है कि जो काम वे करने जा रहे हैं उसकी वजह से वे जेल भी जा सकते हैं, लेकिन योजो कहता है कि वो जेल नहीं जाना चाहता। तभी बैकग्राउंड से आवाज़ आती है कि मैंने तभी उन हाथों को देखा जो उसे किसी क्लाउन की तरह कंट्रोल कर रहे थे। फिर एंड पैनल में योजो को याद आता है जब उसने टकेशी को अपनी ड्राइंग दिखाई थी, जिसे देखकर वो डर गया था। असल में योजो ने अपने डैड की ऐसी फ़ोटो बनाई थी जो किसी गोश्त जैसी लग रही थी। आखिर में लिखा होता है कि शायद मैं जेल में रहकर ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगा, बजाय इसके कि पूरी रात नींद न आने से परेशान रहूँ और ह्यूमन से डरता रहूँ। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि योजो के डैड ने उसे उस अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जहां वो रहता था। साथ ही उसका क्रेडिट कार्ड भी वापस ले लिया और पैसे देना बंद कर दिया। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि योजो कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। उसके डैड चाहते थे कि वो सुधरे और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। यहाँ उसका बड़ा भाई भी आता है और उसे अपार्टमेंट से बाहर कर देता है। कुछ दिनों बाद हमें योजो एक छोटे से किराए के कमरे में दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद वो उसी प्रोटेस्ट वाले ग्रुप के पास जाता है। वहाँ पहुँचने पर मिसाकी नाम की औरत को पता चलता है कि योजो ने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया, तो वो उसे रेस्टोरेंट ले जाकर खाना खिलाती है। योजो सोचता है कि मिसाकी को दूसरों की मदद करना पसंद है, इसलिए जब भी उसे खाने की ज़रूरत होगी वो उसी के पास आ जाएगा। कुछ दिनों बाद वही लोग योजो का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर एक दिन योजो को होरिकी मिलता है, जो उससे पूछता है कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गए, ना फ़ोन उठाते हो और ना स्कूल आते हो। योजो अभी कुछ नहीं बताता और मजाक में कहता है कि मेरे पास अब तुम्हें पिंक सैलून ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन होरिकी गुस्से में बोलता है कि मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना एड्रेस देकर कहता है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। तब योजो को एहसास होता है कि होरिकी सच में अच्छा लड़का है और सिर्फ उसके रिच होने की वजह से उसके साथ नहीं था। इसके कुछ देर बाद मिसाकी उसे खर्च के लिए कुछ पैसे देती है। पहले योजो मना करता है, लेकिन उसके समझाने पर मान जाता है। बाकी लोगों को लगने लगता है कि मिसाकी योजो को पसंद करती है, हालांकि वो इससे इनकार कर देती है। दूर से ससाकी उन सब पर नज़र रख रहा था। फिर ससाकी सबके सामने एक डेटोनेटर दिखाकर कहता है कि वो ऐसे और भी डेटोनेटर बनाएंगे और कंपनीज़ की बिल्डिंग्स उड़ा देंगे। वो योजो को ग्रुप का कैप्टन बना देता है ताकि अटैक के बाद योजो इंटरनेट पर उनके मैसेज को एक हीरो की तरह फैलाए जो जापान में रेवोल्यूशन लाना चाहता है। ये सुनकर योजो अंदर से डर जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता। रात में योजो और मिसाकी साथ खाना खाते दिखते हैं। मिसाकी उससे पूछती है कि ग्रुप का कैप्टन बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है। योजो कहता है कि उसे समझ ही नहीं आता इस दुनिया में क्या चल रहा है। वो कहता है कि अगर उसके पास कंप्यूटर होता तो शायद कुछ कर पाता। ये सुनकर मिसाकी उसके लिए कंप्यूटर खरीद देती है। घर लौटते समय योजो उसे टी के लिए अपने कमरे में बुलाता है। उस रात दोनों काफ़ी नशे में थे और साथ में पूरी रात बिताते हैं। लेकिन सुबह योजो को एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी बाहर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। योजो तुरंत समझ जाता है कि वो ससाकी है। वो जल्दी से थोड़ा सामान बैग में रखता है और खिड़की से भाग जाता है, मिसाकी को वहीं छोड़कर। उसे याद आता है कि ससाकी मिसाकी को पसंद करता था और अभी कुछ देर पहले ही वो उसके साथ रात बिता चुका है।
योजो जानता था कि अगर वो ससाकी के सामने गया तो वो उसे मार डालेगा, इसलिए अब ना वो अपने घर जा सकता था और ना ही उस ग्रुप में वापस। इसके बाद योजो शहर में इधर उधर भटकता रहता है। एक दिन वो एक होटल में दिखाई देता है जहाँ उसकी मुलाकात अगेहा नाम की लड़की से होती है। वो उसे खाना देती है क्योंकि वो बहुत भूखा था। बाद में जब एजा घर जा रही होती है तो वो योजो को बाहर बैठा देखती है और समझ जाती है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। वहाँ पहुँचने के बाद वो फिर योजो के साथ समय बिताती है। शायद वो भी उसके क्यूट फेस पर फिदा हो गई थी। इसके बाद अजहा अपनी दुख भरी ज़िंदगी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो 20 साल की उम्र में हिरोशिमा आई थी, अब 30 साल की है और उसका पति जेल में बंद है। योजो को उसकी कहानी में ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी लोनलीनेस उसे एक अजीब कंफर्ट दे रही थी। इसी एहसास के साथ ये 3rd चैप्टर ख़त्म हो जाता है।